सऊदी अरब का तपता हुआ रेगिस्तान, दूर दूर तक सिर्फ रेत और खामोशी। लेकिन इसी वीराने में एक भारतीय नौजवान की किस्मत बदलने वाली थी। वो बस एक काम की तलाश में निकला था, लेकिन उसे मिली 5 खूबसूरत अरबी लड़कियां। क्या ये कोई जाल था या खुदा की कोई रहमत? इन लड़कियों ने ऐसा क्या कहा जो उस लड़के की रूह कांप उठी? आखिर एक अनजान देश, एक रेगिस्तानी इलाका और 5 रहस्यमयी लड़कियां, इन सबका रिश्ता क्या था? और फिर जो हुआ वो इतना चौंकाने वाला था कि जानकर आप भी कहेंगे ये मुमकिन कैसे हो सकता है। जानिए उस भारतीय लड़के की हैरान कर देने वाली सच्ची कहानी, जिसने सऊदी के रेगिस्तान में सिर्फ रेत नहीं बल्कि किस्मत की लकीरें भी बदल दी। नील, वो लड़का जिसे किसी ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। गांव की कच्ची गलियों में एक लड़का था, नील। ऐसा नहीं था कि वो बुरा था, मगर लोग उसे समझ नहीं पाए। गांव के बड़े बूढ़े उसे नालायक कहते और उसके माँ बाप वो भी ताने देते, क्या मिलेगा इस आवारागर्दी से, कुछ हलाल रोजी की सोचो। मगर नील का दिल कहीं और ही भटकता था। न तालीम में दिल लगता, न किसी काम में। सुबह से लेकर शाम तक बस दोस्तों की सोहबत, चाय की चुस्कियां, सिगरेट की धुआंधार बातें और पुराने फिल्मी नगमे। होटल के कोने वाली सीट उसकी मस्जिद बन चुकी थी, जहां उसका जुमा हर रोज होता था। लेकिन हर दिन की ये रूटीन एक दिन बवाल बन गई। हालात कुछ ऐसे हो चले कि माँ बाप ने सोच लिया इस बच्चे की किस्मत कहीं तो बेहतर हो, और एक जान पहचान वाले के जरिए उसे भेज दिया गया खाड़ी देश। अब जो पहले नील था वो अब था एक मजदूर। रेगिस्तान की तपिश, अकेलेपन का सन्नाटा और बदन तोड़ मेहनत, यही उसका नया इम्तिहान था। न कोई दोस्त, न अपना, और वो हर रोज की जद्दोजहद। किस्मत का दरवाजा वहां खुलना था जहां नील ने सोचा भी न था। एक रात तूफानी हवाएं उठीं, रेत का गुब्बार आसमान तक छा गया और उस सन्नाटे को चीरती हुई वहां आ पहुंची 5 अरबी लड़कियां। उनके चेहरे पर खौफ था, कपड़े धूल में सने हुए, सांसें उखड़ी हुई। नील ने न नाम पूछा न मजहब देखा, बस आगे बढ़ा और कहा, आप लोग परेशान न हो। उसने उन्हें पानी दिया, अपनी जगह दी और पूरे अदब से पेश आया। वो रात जो बाकी लोगों के लिए सिर्फ एक तूफान थी, नील के लिए रहमत बन गई। उन लड़कियों ने उसकी इंसानियत देखा कि एक गरीब हिंदुस्तानी मजदूर ने बिना किसी लालच के उनकी मदद की। उस दिन नील को सिर्फ शाबाशी नहीं मिली, बल्कि एक नई जिंदगी मिली। उन्हीं में से एक लड़की के परिवार ने उसे अपने स्टाफ में शामिल किया। 2 गुनी तनख्वाह, बेहतर रहन सहन और सबसे बढ़कर इज्जत। अब सवाल ये नहीं था कि नील ने क्या किया, सवाल ये था कि क्यों किया। क्या उसमें कोई चालाकी थी, या फिर वो जो राह से भटका तो सही मगर दिल साफ था? इस जवाब की तलाश में चलिए फिर लौटते हैं उस गांव की सरहद पर, क्योंकि अभी तक हमने आपको केवल कहानी का ब्यौरा बताया है। अब शुरू से शुरू करते हैं, जहां एक टूटी सी झोपड़ी में 3 जानें बसती थीं, एक माँ, एक बाप और उनका वो लड़का नील। माँ हर सुबह उसे उठाती, कहती, बेटा पहले भगवान का नाम लेकर निकलो, पढ़ाई सबसे बड़ी दौलत होती है। पापा टिफिन पकड़ाते और आशीर्वाद के साथ भेजते। लेकिन स्कूल, नील के लिए वो बस एक बहाना था, होटल की तरफ जाने का, जहां वो चुपचाप बैठकर चाय पीता और जिंदगी को मजाक समझकर जीता। और जब घर लौटने का समय होता तो चेहरे पर वही दिखावटी थकान, जैसे कोई बड़ा इम्तिहान देकर आया हो। माँ बाप खुश थे मगर हकीकत से बेखबर। नील अक्सर किताबों, वर्दी, फीस के नाम पर पैसे मांगता और सब उड़ा देता। दिन बीते, हफ्ते गुजरे और फिर एक दिन पर्दा हट गया। उसके पिता को शहर में एक जरूरी काम था। थकान महसूस हुई तो एक होटल में चाय पीने जा पहुंचे, और वहीं एक टेबल पर बैठा नील अपने दोस्तों संग हंसता, चाय उड़ाता, मजे करता मिला। पिता का दिल धक से रह गया। कुछ देर दरवाजे पर खड़े रहे, फिर सीधे नील के पास जा बैठे। नील की नजर जैसे ही पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बाप ने शांत आवाज में बस इतना कहा, बेटा ये वही पैसे हैं ना जो तुम स्कूल, किताबों और फीस के नाम पर हमसे रोज लेते हो? नील कुछ कहता, उससे पहले ही उसकी आंखों में शर्म तैर गई। आवाज फंसी, जुबान साथ नहीं दे रही थी। फिर भी बोला, बाबा आज स्कूल में छुट्टी थी, उस्ताद नहीं आए। लेकिन सच सामने था, छुट्टी नहीं करता बाबा, आप जानते हैं ना। नील की ये बात सुनकर उसके पिता चुप रहे। बाहर से शांत मगर अंदर ही अंदर वो सब कुछ समझ चुके थे। उन्हें एहसास हो गया था कि बेटा अब रोज का बहाना बना रहा है। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक बात बहुत सधी आवाज में बोले, अगर स्कूल में छुट्टी थी तो घर क्यों नहीं आए? खेतों में मेरा हाथ बंटा देते। जानते हो ना बेटा, अब ये हाथ थकने लगे हैं, उम्र ढल रही है। गर्मी हो या सर्दी, मैं खेतों में इसलिए पसीना बहाता हूँ ताकि तुम्हारी पढ़ाई ना रुके, ताकि तुम कुछ बन सको और मैं इस हल को हमेशा के लिए छोड़ सकूं। नील की गर्दन झुक गई।
और आवाज भर आई, बाबा मुझसे गलती हो गई, अगली बार सीधा यहीं आऊंगा और खेत में आपके साथ काम करूंगा। बाप कुछ नहीं बोले, उठे, चुपचाप घर लौट गए। उस रात वो ना बीवी से बोले ना बेटे से, बस आंगन में टहलते रहे, जैसे दिल में कोई तूफान रोके खड़े हों। लेकिन वो रात कुछ बदल गई थी। अब उन्होंने ठान लिया था, अब वो सिर्फ सुनेंगे नहीं, सच देखेंगे। अगली सुबह जब सब उठे तो नील के बाप ने उसका हाथ पकड़ा और सीधा आंखों में देखा। तूने कहा था कल छुट्टी थी, लेकिन सच ये है कि तू स्कूल ही नहीं जा रहा, और वो भी पिछले 1 साल से। कमी किस चीज की थी बेटा? मैं खुद को मिटा रहा हूँ ताकि तू कुछ बन सके। नए कपड़े खुद नहीं पहनता, लेकिन तेरे लिए वर्दी लाता हूँ। चाय की प्याली भी तरस कर पीता हूँ। तेरी माँ अपनी दवाइयों से समझौता करती है ताकि तेरी किताबें आ सकें, और तू हमें ही धोखा दे रहा था। बाप की आंखें नम थीं, गला रुंधा हुआ। माँ ने नील को देखा, रोते हुए कमरे में चली गई। बाप भी पीछे पीछे चला गया और नील बस एक कोने में खड़ा रहा, नजरें झुकी हुई, चेहरा शर्म से झुलसा हुआ। उस दिन उसे पहली बार अपनी गलती का बोझ महसूस हुआ। उसने खुद से नफरत की। उसे लगा, जिन लोगों ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा, उन्हें मैंने ही सबसे ज्यादा तकलीफ दी। वो रात उसके लिए करवटों भरी थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी और दिल में एक नया इरादा पैदा हो चुका था। अब चाहे जैसे भी हो, मुझे कुछ बनना है, ताकि एक दिन बाबा कह सकें, हाँ ये मेरा बेटा है और मुझे उस पर नाज है। अगली सुबह कुछ बदला हुआ था। नील ने पहली बार सूरज के साथ आंखें खोली, ठंडे पानी से नहाया, पुराने कपड़े पहने और बिना किसी को कुछ कहे शहर की गलियों में काम तलाशने निकल पड़ा। दिन भर वो इधर उधर भटकता रहा, कभी दुकान पर, कभी किसी होटल में, लेकिन हर जगह एक ही सवाल पूछा जाता, पढ़ाई कितनी की है? और वो चुप रह जाता। उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि स्कूल के साल तो उसने आवारागर्दी में गवा दिए थे। शाम को जब थका हारा घर लौटा तो उसके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। बैठे बैठे उसने सोचा, अगर पढ़ लिख कर कुछ नहीं बन सका तो क्या अब माँ बाप पर बोझ बना रहूं? दूसरे दिन से उसने मजदूरी शुरू कर दी। जहाँ जो काम मिला कर लिया। कभी ईंटें ढोई तो कभी सब्जी की ठेली धकेली। जो थोड़ा बहुत कमाया चुपचाप माँ के हाथ में रख दिया। माँ बाप उसकी इस तब्दीली से खुश तो थे, मगर एक टीस भी थी, हमारा बेटा मजदूर बन गया। उनकी आंखें अब भी सपनों से भरी थीं कि बेटा एक दिन अफसर बनेगा, इज्जत वाली नौकरी करेगा। कुछ दिन बाद माँ बाप ने आपस में बात की, बच्चा बदल गया है, मेहनत भी कर रहा है, लेकिन इस कमाई से न उसका घर चलेगा न भविष्य बनेगा, क्यों ना इसे विदेश भेज दें। नील ने उनकी बात चुपचाप सुनी, कुछ नहीं बोला, बस कमरे में जाकर चुपचाप लेट गया। मगर आंखें खुली थीं, सोचता रहा, शायद अम्मी अब्बू सही कह रहे हैं। अगर मैं विदेश चला जाऊं, भले मजदूरी ही क्यों न करूं, वहां कम से कम 2 गुनी 3 गुनी कमाई तो होगी। 300 रुपए की जगह शायद 4000 या 5000 रोज। इन पैसों से अम्मी का हर सपना पूरा होगा, अब्बू को खेतों में नहीं जाना पड़ेगा। अगली सुबह वो खुद उनके पास गया। अम्मी अब्बू, मैं तैयार हूँ, जो भी काम मिलेगा कर लूंगा, आप बस इंतजाम शुरू कर दीजिए। बाप की आंखों में पहली बार उम्मीद की एक झलक दिखी। ठीक है बेटा, पहले आधार कार्ड बनवा, फिर पासपोर्ट, वीजा का इंतजाम मैं कर लूंगा। नील ने सारे कागजात फुर्ती से तैयार कर लिए, मगर मुश्किल पैसों की थी और बाप गरीब था। आखिरकार बाप ने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी पुश्तैनी जमीन का एक टुकड़ा बेच दिया, जो उनके पूर्वजों की आखिरी निशानी थी। कुछ ही हफ्तों में नील सऊदी अरब पहुंच गया। वहां वो एक जान पहचान वाले के पास रुका, जो खुद एक आम मजदूर था। नई जमीन, नया माहौल, न भाषा आती थी न तौर तरीके पता थे, मगर डर के बावजूद नील ने हार नहीं मानी। कुछ ही दिनों में उसने मजदूरी पकड़ ली। जहां काम मिला जुट गया। कभी बाग में खजूर काटता, कभी बोरी उठाता, तो कभी सफाई करता। तनख्वाह कम थी, मगर इरादे मजबूत थे। तनख्वाह इतनी कम थी कि गुजारा तो किसी तरह चल जाता, मगर माँ बाप को भेजने के लिए हाथ में कुछ बचता नहीं था। हर रात नील के दिल में एक ही सवाल उठता, क्या बस यहीं तक था? क्या मैं सिर्फ जीने भर के लिए आया हूँ, माँ बाप के लिए क्या? धीरे धीरे उसने साथियों से पूछताछ शुरू कर दी, कोई बेहतर काम है क्या? भले मुश्किल हो, पर तनख्वाह तो अच्छी हो। कई दिन तक कोशिश करता रहा। फिर एक शाम काम से लौटते वक्त एक पुराने जानकार ने धीरे से कहा, एक काम है, थोड़ा कठिन है, तन्हाई वाला, पर पैसे अच्छे मिलते हैं, अगर हिम्मत है तो बताऊं। नील की आंखों में चमक आ गई। बता भाई, जो भी है मैं करूंगा, बस माँ बाप को चैन मिले। दोस्त ने समझाया, यहाँ से बहुत दूर एक वीरान इलाका है, रेत का समंदर और आसमान तले खामोशी। वहीं एक फार्म है जिसे अरब लोग मंजरा कहते हैं। वहाँ खजूरों का बाग है, कुछ बकरियां हैं, ऊंट भी हैं, देखभाल करनी होगी। मालिक को एक भरोसेमंद आदमी चाहिए। तनख्वाह 4000 से 5000 रियाल तक मिलती है। नील ने बिना वक्त गंवाए हामी भर दी।
अगले दिन दोस्त ने फार्म के अरब मालिक से बात कर ली। वो पहले से किसी मजदूर की तलाश में था क्योंकि पुराना वर्कर छुट्टी पर जाने वाला था। अरब बोला, बहुत अच्छा हुआ, आदमी मिल जाए तो मैं खुद गाड़ी लेकर आ जाऊंगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही सफेद टोपी पहने एक लंबी गाड़ी नील के घर के सामने रुकी। मालिक खुद अंदर बैठा था। नील ने जोड़ा सलाम, सामान उठाया और गाड़ी में बैठ गया। जैसे ही सफर शुरू हुआ, नील खिड़की से बाहर देखने लगा। रेगिस्तान की वीरानी, दूर दूर तक फैला सन्नाटा और दिल में एक बेचैन सवाल, आखिर ये जगह कब आएगी। गाड़ी रात में निकली थी। अब सुबह की पहली किरणें आसमान पर फैल चुकी थीं, लेकिन सफर खत्म नहीं हुआ था। सूरज ऊंचा हो चुका था पर मंजिल अभी तक नहीं आई। नील की बेचैनी बढ़ने लगी। कहीं ये जगह वाकई इस दुनिया से कटी हुई तो नहीं, इंसानों से दूर, रिश्तों से दूर, आवाजों से दूर। लेकिन उसके दिल में एक और आवाज भी थी, माँ के अरमान, अब्बू की झुकी कमर, सब इसी मंजिल से जुड़े हैं। पीछे हटना अब मुमकिन नहीं। वो रास्ते भर खामोश बैठा रहा। कभी खिड़की से सहरा को देखता, कभी आंखें बंद करके माँ बाप के बारे में सोचता। अब्बू अभी भी खेतों में पसीना बहा रहे होंगे, माँ शायद दवाई के बजाय पैसे बचा रही हो, और मैं किसी अनजान सहरा में जा रहा हूँ। यह सोचकर उसने खुद को मजबूत किया और खामोश हो गया। बिलखिर एक दिन और एक रात के सफर के बाद वो लोग एक सुनसान मकान पर पहुंचे। नील ने जैसे ही इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, दिल धक से रह गया। चारों तरफ सिर्फ रेत, सूखे दरख्त और खालीपन। न कोई इंसान, न परिंदा, न जानवर, सिर्फ खामोशी और सन्नाटा। फार्म के अंदर बस कुछ बकरियां, ऊंट और खजूर के दरख्त थे। वहीं कुछ जानवर चल रहे थे, बाकी सबों का आलम। अरब मालिक ने गाड़ी से राशन का थैला उतारा, कुछ दालें, चावल, चंद सब्जियां और पानी के गलन, और कहा, यह 15 दिन का राशन है, मैं अगली बार 15 दिन बाद आऊंगा। खजूरों की सफाई, जानवरों की देखभाल, सब तुम्हारे जिम्मे है। फिर उसने नील को मुख्तसर काम समझाया और वापस चला गया। नील अकेला खड़ा रह गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह कहाँ आ गया है। दिल चाहा कि माँ बाप से बात करे तो फौरन जेब से मोबाइल निकाला, लेकिन जब स्क्रीन पर नो सिग्नल लिखा नजर आया तो उसके हाथ कांप गए। न कोई इंसान, न कोई फोन। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? उसका दिल चाहा कि बस अभी भाग निकले, लेकिन फौरन जहन में आया, गाड़ी में मुझे एक दिन लगा यहाँ आने में, अगर पैदल निकला तो महीना लग जाएगा और रास्ते में भूख प्यास से मर जाऊंगा। उसने गहरा सांस लिया, आंखें बंद की और खुद से कहा, अब यहीं गुजारना है, जैसे भी हो। चंद दिन बाद वो रोज की रूटीन समझने लगा। खजूरों की सफाई, बकरियों को चारा देना, ऊंटों को पानी पिलाना, सब कुछ खुद ही करना पड़ता। वक्त के साथ उसे फार्म किसी कैद खाने की जगह अपना ठिकाना सा लगने लगा। 1 साल गुजर गया। अब वह फार्म ही उसका दूसरा घर बन चुका था। कभी कभार दिल बहुत उदास होता तो फार्म के पीछे एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाता। वहां जाकर मोबाइल पर कभी कभी सिग्नल आ जाता और वह माँ बाप से बात कर पाता। यही उसका वाहिद सुकून था। एक रात वो अपने कमरे में सो रहा था। आंधी, बारिश और तूफान था। सहरा में मौसम जब बिगड़ता तो खेमे उड़ जाया करते थे। नील सो रहा था कि अचानक उसे लगा जैसे कोई जोर जोर से चीख रहा हो, पुकार रहा हो। दिल दहल गया, इतनी रात इस सुनसान सहरा में कौन चीख सकता है। वो उठा, दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर फिर रुक गया। बाहर जाऊं या ना जाऊं? उसने खिड़की से झांका तो दूर एक गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई दी। दिल में ख्याल आया, शायद अरब मालिक आया हो सकता है बारिश में उसकी गाड़ी फंस गई हो। यह सोचकर वह फौरन दौड़ पड़ा। तूफानी बारिश में अंधेरे में वो लाइट्स की तरफ भागता रहा। काफी दूर जाकर जब वह गाड़ी के करीब पहुंचा तो उसे अंदाजा हुआ कि गाड़ी के पास चारों तरफ साएं खड़े हैं। वो रुक गया। दिल में वसवसे आए, ये कौन लोग हो सकते हैं? रात के इस पहर कहीं कोई खतरा तो नहीं? मगर जैसे ही वह कुछ और करीब गया, उसे लड़कियों की आवाजें सुनाई दी। वो मदद के लिए चीख रही थीं। अब वो डर की जगह हमदर्दी महसूस करने लगा। यह तो लड़कियां हैं, इन्हें मदद की जरूरत है। वो बिल्कुल उनके करीब गया और नरम लहजे में पूछा, बहन जी क्या हुआ, क्यों चीख रही हैं? लड़कियां एकदम नील के पास आ गईं। वो थरथरा रही थीं और बोलीं, शुक्र है अल्लाह का, कोई इंसान तो मिला, हमें लगा था कोई जंगली जानवर हमें खा जाएगा। नील ने उन्हें तसल्ली दी, घबराएं नहीं, बताएं क्या हुआ है। उनमें से एक ने कहा, हम घूमने निकले थे, अचानक रेत का तूफान आया और हम रास्ता भटक गए। मोबाइल पर सिग्नल भी नहीं थे और फिर यह बारिश शुरू हो गई। हम यहाँ फंस गए, गाड़ी बंद हो गई, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि कोई आ जाए। नील ने दूर अपने फॉर्म की तरफ इशारा किया और बोला, उधर मेरे रहने की जगह है, वहां चलिए, बारिश से बचें, वहां आराम भी हो जाएगा। लड़कियां फौरन उसके साथ चल पड़ीं। नील उन्हें फॉर्म पर ले आया, पानी दिया, उनकी बात सुनी और तसल्ली दी।
आप बेफिक्र हो जाएं, अब मैं हूँ, आप महफूज हैं। सुबह होते ही मैं आपको रास्ता समझा दूंगा। नील के पास सिर्फ एक कंबल और एक तकिया था। उसने वह दोनों लड़कियों को दे दिए और खुद कोने में बैठकर जागता रहा जैसे कोई चौकीदार। बारिश और तूफान में भी उसका दिल खुश था। कम से कम इतनी तन्हाई के बाद आज इंसानों की आवाजें सुनने को मिली। सारी रात नील कमरे के एक कोने में बैठा रहा। बाहर तूफानी बारिश थी, आंधी की आवाजें दिल दहला रही थीं, लेकिन अंदर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। बरसों बाद उसे इंसानों की मौजूदगी का एहसास हुआ था। पांचों लड़कियां जल्द ही थकन के कारण सो गईं, लेकिन नील जागता रहा। उनके चेहरों को देखता और सोचता, शुक्र है कम से कम आज कोई बात करने वाला, कोई सुनने वाला तो मिला, वरना यहाँ तो पिछले 1.5-2 साल में सिर्फ वो अरब मालिक आता था, वो भी सिर्फ हर 15 दिन बाद राशन देता और वापस चला जाता। ये पहला मौका था कि किसी ने उसके साथ एक रात गुजारी, और वो भी बेलौस। सुबह हुई तो नील ने फौरन चूल्हा जलाकर चाय बनाई, नाश्ता तैयार किया। जैसे ही लड़कियां जागीं, वो खुशखुलाकी से बोला, चल चलें, नाश्ता करें, फिर मैं आपको रास्ता भी समझा दूंगा। लड़कियां हैरान थीं कि इतने कम वसाइल में भी वो उनकी खातिर नाश्ता बना चुका है। उन्होंने चाय पी, कुछ खाया और फिर बोली, हमें हमारी गाड़ी तक छोड़ दें, हम रात को तूफान के डर से भाई साहब के साथ पैदल ही चल दी थीं। नील ने फौरन तैयारी की और उनके साथ गाड़ी तक पहुंचा। गाड़ी पुराने मुकाम पर रेत में ढंसी हुई थी। जैसे ही स्टार्ट करने की कोशिश की गई, गाड़ी ने बिल्कुल जवाब दे दिया। सबने बारी बारी कोशिश की, बोनट खोला, बैग देखे, धक्का लगाया, मगर कुछ न बना। लड़कियां मायूस हो गईं। नील ने दिल ही दिल में शुक्र किया, चलो एक रात और साथ गुजारने को मिलेगी। लड़कियों ने परेशान होकर नील से कहा, आप कुछ करें ना, इस गाड़ी को स्टार्ट करवाएं। नील ने मुस्कुरा कर कहा, मैं गाड़ियों का माहिर तो नहीं, कोशिश की है मगर कुछ फायदा नहीं हो रहा। फिर वह बोला, मेरे अरब मालिक को आए हुए आज 10 दिन हो चुके हैं। वह हर 15 दिन बाद चक्कर लगाता है। हो सकता है अगले 5 से 6 दिन में आ जाए। अगर आया तो वह गाड़ी भी देख लेगा, नहीं तो आप लोग उसके साथ शहर जा सकते हैं। लड़कियां आपस में मशवरा करती हैं और आखिरकार मान जाती हैं। चलो कुछ नहीं तो 5 दिन और सही, यहाँ तो महफूज हैं। नील उन्हें वापस अपने कमरे में ले आता है। अब वो लड़कियां पहले की तरह डरी सहमी नहीं थीं। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। वो नील से सवाल करने लगी, आप कहाँ से हो? नील ने सादगी से जवाब दिया, मैं इंडिया से हूँ। इतने सुनसान वीरान सहरा के बीच आप कैसे रह लेते हो? ऐसी क्या मजबूरी है? नील ने गहरी सांस ली और अपनी पूरी कहानी सुना दी कि वो कैसा नाफरमान बेटा था, स्कूल नहीं जाता था, वालिदैन को धोखा देता रहा। आखिरकार जब माँ बाप को सब कुछ पता लगा तो शर्मिंदगी में उसने खुद को बदलने की कोशिश की, फिर मजदूरी करने लगा, मगर वह भी काफी न थी। इसीलिए वह परदेश चला आया ताकि वालिदैन की तमन्नाएं पूरी कर सके। लड़कियां खामोश सुन रही थीं, उनके चेहरों पर हमदर्दी झलक रही थी। एक लड़की आहिस्ता से बोली, आपके इंडिया में इतनी गरीबी है? क्या लोग वाकई सिर्फ रोटी के लिए परदेश आ जाते हैं? नील ने नरमी से कहा, हाँ, हमारे यहाँ अब भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी मयस्सर नहीं। ये सुनकर लड़कियां हैरान हो गईं। उनमें से एक बोली, हमारे यहाँ तो बचपन से हर चीज आसानी से मिल जाती है, हमें कभी अंदाजा ही नहीं हुआ कि दुनिया में ऐसी भी जिंदगी है। नील की सादगी और सच्चाई उनके दिल को छू गई। वो उससे भारत के बारे में सवाल करने लगी। वहाँ के लोग कैसे होते हैं? मौसम कैसा होता है? आपके घर में कौन कौन है? नील ने हंसते हुए सब बताया। उसने अपने गांव की नदियां, दरख्त, हरे भरे खेत और छोटा सा घर बयान किया। लड़कियां इतना सुनकर हैरत में डूब गईं और दिल ही दिल में सोचने लगीं, हमें जरूर भारत जाना चाहिए, ऐसा सादा और खूबसूरत मुल्क। उन्होंने नील से वादा किया, अगर हम कभी भारत आएं तो आपके घर जरूर आएंगे। मुस्कुराया, यकीनन अगर मैं उस वक्त भारत में हुआ तो? लड़कियां हंसने लगीं, नहीं, हम आएंगे तो आपको भी साथ लेकर जाएंगे। नील भी हंस दिया। उसी हंसी झार में दिन गुजरने लगे। 5 दिन गुजर गए मगर अरब मालिक नहीं आया। लड़कियां परेशान होने लगीं। आपने कहा था 15 दिन के बाद वो आता है, अब 6 दिन हो चुके, अभी तक नहीं आया। नील भी फिक्रमंद हो गया। हाँ, मैं भी हैरान हूँ, और सच कहूँ तो राशन भी खत्म होने वाला है। लड़कियां यह सुनकर मजीद परेशान हो गईं। उन्होंने दिल ही दिल में फैसला किया, जब हम वापस शहर पहुंचेंगे तो सब कुछ अपने माँ बाप को बताएंगे और इस नील जैसे इंसान को इस सुनसान कैद खाने से निकालकर बेहतर जिंदगी देंगे। लड़कियों ने दिल में फैसला कर लिया था, हम नील को इस वीरान रेगिस्तान से निकालकर अपने साथ रखेंगे। ऐसा सादा, ईमानदार और मुखलिस इंसान किस्मत से ही मिलता है। उसी शाम अरब मालिक फॉर्म पर पहुंचा। नील ने सारी बात साफ साफ बता दी
कि कैसे 5 लड़कियां बारिश में फंस गईं और पिछले 5 दिन से वो उसके साथ रह रही थीं। अरब मालिक ने कोई ऐतराज न किया, बल्कि खुद उन लड़कियों को गाड़ी में बिठाकर शहर वापस पहुंचा दिया। लड़कियों के वालिदैन सख्त परेशान थे, लेकिन जब बेटियों ने सारी हकीकत बताई, नील का किरदार, ईमानदारी, हिफाजत और खुलूस, तो वालिदैन का दिल भी नरम हो गया। उन्होंने बेटियों से कहा, अगर वह लड़का तुम्हारे साथ काम करने को राजी हो तो जरूर ले आओ, ऐसे लोग अब कम मिलते हैं। चंद दिन बाद वो लड़कियां दोबारा फॉर्म पर पहुंची। वही सादा लिबास, वही मुस्कुराहट और साथ एक नई पेशकश। नील भाई, हमारे साथ चलिए, हम आपको 2 गुनी तनख्वाह देंगे, आरामदेह जगह, इज्जत और साए में काम। नील चंद लम्हे चुप रहा, फिर आहिस्तगी से बोला, यहाँ मैं तन्हा जरूर था, मगर आप सबकी मेहरबानियों ने मुझे इंसान बना दिया। अगर आप इजाजत दें तो मैं चलने को तैयार हूँ। बस फिर क्या था, वो सब उसे साथ ले गईं। अब नील का नया काम शुरू हुआ। वो उनका ड्राइवर भी था, मददगार भी और अब तो दोस्त भी। जहां जाना होता वो गाड़ी लेकर चल पड़ता, वापस ले आता, बाजार से राशन लाता, घर की सफाई, जरूरत की चीजें, सब कुछ संभालता। मगर इन सबसे बढ़कर थीं वो शामें, जब सब मिलकर बैठते, चाय पीते, बातें करते, हंसते और एक दूसरे को संभालते। 5 लड़कियां अब नील को सिर्फ एक मददगार नहीं, एक दोस्त, एक साथी समझने लगी थीं। नील भी उनके साथ खुलने लगा। अपनी मांझी की बातें, बचपन की शरारतें, माँ बाप की कुर्बानियां, सब कुछ उनके साथ बांटता। वक्त जैसे उड़ने लगा। नील को 2 साल हो गए थे इंडिया गए बगैर। लड़कियों ने उससे एक दिन पूछा, नील तुम कब से घर नहीं गए? उसने नजरें झुकाईं। 2 साल हो गए, लेकिन यहाँ इतना मशरूफ रहा कि वक्त का पता ही नहीं चला। लड़कियों ने मशवरा किया, तुम छुट्टी पर जाओ, हम तुम्हें अच्छी खासी रकम देंगे, शॉपिंग भी करवा देते हैं, तुम माँ बाप के पास जाओ, कुछ वक्त गुजारो, फिर वापस आ जाना। नील हैरान भी हुआ और दिल ही दिल में बहुत खुश भी। उसे इतने पैसे कभी एक साथ नहीं मिले थे। उन्होंने उसके लिए नए कपड़े, तोहफे और सामान खरीदा। उसके हाथ में टिकट थमाया और मुस्कुरा कर कहा, अब जाओ और अपने गांव में सबको बताओ कि नील अब वो नहीं रहा जो कभी था। नील जब अपने गांव वापस पहुंचा तो मंजर बदल चुका था। वही लड़का जो कल तक निकम्मा, नालायक और नाकाम समझा जाता था, आज बड़े बंगले का मालिक था। गाड़ी में आया, नए कपड़ों में था और नजरें झुकाए खामोश मगर मजबूत खड़ा था। माँ बाप हैरान थे, खुश भी, जज्बाती भी। बाप ने नील के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा अब तो सब कुछ है, अच्छा घर, इज्जत, गाड़ी, अब शादी कर लो, हम तुम्हारी दुल्हन लाएंगे। नील हल्का सा मुस्कुराया, अभी नहीं बाबा, शादी का वक्त आएगा तो खुद कहूंगा, अभी दिल वापस जाने को कह रहा है। चंद दिन बाद उसने माँ बाप से इजाजत ली, मैं फिर वापस अरब जा रहा हूँ, अगली छुट्टी पर आया तो शादी पर बात करेंगे। माँ बाप ने दुआओं के साथ रुखसत किया। नील मुसलसल उन 5 लड़कियों से राब्ते में था। वापसी से पहले उनसे पूछा, आप लोगों के लिए कुछ लाऊं? उन्होंने कहा, नहीं भाई, हमें कुछ नहीं चाहिए। मगर नील कहाँ मानने वाला था। उसने हर लड़की के लिए खास तोहफे खरीदे, बनारसी साड़ियाँ, कश्मीरी जाफरान, गुलाब जामुन और कुछ खूबसूरत चूड़ियाँ। जब वह वापस अरब पहुंचा और उन लड़कियों को यह तोहफे दिए तो वह खुशी से झूम उठी। अब नील उनके लिए सिर्फ एक मुलाजिम नहीं रहा था, वो उनका साथी बन चुका था, जिंदगी का हिस्सा। वो जहाँ जाती उसे साथ ले जाती, बातें करती, दिल की बातें, हंसी झांक। नील का वजूद उनके लिए सुकून और एतबार बन चुका था। इसी खामोशी में उनके दिल में एक और एहसास भी परवान चढ़ने लगा, मोहब्बत। 5 लड़कियां, मुख्तलिफ मिजाज, मुख्तलिफ रवैये, मगर एक जैसा दिल, एक जैसी चाहत। वो सब नील को दिल से चाहने लगीं और शायद उसे प्यार भी करने लगीं। अब तक नील उन 5 लड़कियों का एतबार, दोस्त और जरूरत बन चुका था। वो जहां जाती नील साथ होता, घर के काम हो या बाहर के, बाजार जाना हो या किसी तकरीब में शरीक होना, नील ही उनका हमसफर बनता। लेकिन अब नरमी में एक अजीब सी कशीदगी आने लगी थी। किसी एक लड़की को जरा सा भी काम होता, वो फौरन नील को आवाज देती, नील भाई आज मेरे साथ जाना है, मुझे वहां जाना है। नील बेदिली में चल पड़ता, लेकिन जैसे ही वह निकलता बाकी लड़कियां बार बार कॉल करने लगतीं, नील कहाँ हो, किसके साथ हो, क्यों नहीं बताया? नील सादा दिल था, जवाब में बस यही कहता, आपकी दोस्त के साथ फंक्शन पर आया हूँ। लेकिन असल हकीकत कुछ और थी। उन 5 के दिल में नील के लिए कुछ ऐसा परवान चढ़ चुका था जिसे ना वो एक दूसरे से कह सकती थीं, ना खुद से इनकार कर सकती थीं। अब हर एक चाहती थी कि नील सिर्फ उसका हो, उसके साथ ज्यादा वक्त गुजारे, उसकी बात सुने, उसकी तरफ देखे। अगर वह किसी और के साथ ज्यादा वक्त गुजार लेता तो बाकी के दिल में जलन उठती। पहले जो सखियां हंसी खुशी एक साथ बैठती थीं, अब खामोश बैठने लगी थीं, आंखों में
सवाल, लहजों में तलखी और दिल में बेचैनी। नील ने इब्तिदा में यह सब महसूस नहीं किया। वो समझा शायद सब थकी हुई हैं या किसी बात पर परेशान, लेकिन फिर रोज रोज यही होने लगा। एक दिन कोई नाराज, दूसरे दिन कोई खामोश, तीसरे दिन कोई ताने देती। नील, तुम्हें तो बस उसी के साथ जाना है ना, आज तो तुम हमारे काम के भी नहीं रहे। नील परेशान हो गया। उसने सोचा, मैं यहाँ काम करने आया था, इज्जत मिली, सुकून मिला, लेकिन अब यह मामला कुछ और हो गया है। अगर किसी दिन इनमें से किसी ने अपने माँ बाप को कुछ बता दिया तो मुझे यहाँ से निकाल भी दिया जा सकता है या जेल तक भी जा सकता हूँ। एक रात नील छत पर बैठा था। आसमान पर नजरें थीं और दिल में तूफान। मैं क्या करूं? किसी को दुख देना नहीं चाहता, मगर यह सब उसी तरफ बढ़ रहा है। अगली सुबह उसने फैसला कर लिया। पांचों लड़कियां नाश्ता कर रही थीं जब नील ने अदब से कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं काम छोड़ना चाहता हूँ। मैं थक गया हूँ, कोई दूसरा काम देखना चाहता हूँ। सब एकदम चौंक गईं, जैसे किसी ने दिल पर हाथ रख दिया हो। एक साथ बोल उठी, नील, क्यों? कोई नाराजगी? किसी ने कुछ कहा? नील ने धीरे से कहा, नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। बस मैंने महसूस किया कि मेरी वजह से आप सबकी दोस्ती में दरार आ रही है। मैं किसी एक के साथ जाता हूँ तो बाकी नाराज हो जाती हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं एक मामूली सा आदमी हूँ। आप सबने मुझे इज्जत दी, अपना बनाया। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके रिश्ते खराब हों। यह सुनकर सारी लड़कियां खामोश हो गईं, नजरें झुक गईं। उन्हें समझ आ गया था कि नील ने सब कुछ समझ लिया है। कुछ देर बाद एक लड़की ने कहा, नील, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। आज के बाद हम में से कोई भी तुमसे शिकायत नहीं करेगी। तुम बस यहाँ रहो, हमारा ख्याल रखो जैसे पहले रखते थे। उसके बाद सब ने नील के सामने वो जुमले तो नहीं कहे, मगर दिल में एक नया मुकाबला शुरू हो गया। कौन पहले नील से अपने दिल की बात कहेगा? क्योंकि अब सबको पता था, जैसे मेरा दिल नील के लिए धड़कता है, वैसे ही मेरी बाकी सहेलियों का भी धड़कता है। अब इनमें से हर लड़की चाहती थी कि वह नील से शादी करे, और एक एक करके सब ने नील से अपने दिल का हाल बयान भी कर दिया था। कुछ ने 2 दिन का वक्त मांगा, किसी ने 3 दिन का, और कहा कि इतने दिन बाद हमें अपना फैसला जरूर बताना। नील परेशान हो गया था। उसके दिल में मोहब्बत तो थी, लेकिन जवाब देना मुश्किल था। मैं सबसे शादी नहीं कर सकता, और जिससे भी करूंगा बाकी नाराज हो जाएंगी। और फिर मैं हूँ कौन? उनका ड्राइवर, मजदूर, अपना खर्चा भी उन्हीं के दिए पैसों से चलाता हूँ। नील बहुत सोच चुका था। वक्त आ गया था कि वो सब कुछ साफ कर दे, खुद के लिए और उन 5 लड़कियों के लिए जिनकी मोहब्बतें अब उसकी कश्ती को अलग अलग दिशाओं में खींच रही थीं। उसने सबको एक जगह बुलाया। नील ने बड़ी सादगी से कहा, आप सबने मुझे मोहब्बत दी, इज्जत दी, भरोसा किया, लेकिन मैं सिर्फ एक आम हिंदुस्तानी लड़का हूँ जिसकी पूरी कमाई उसके माँ बाप की जरूरतों में खर्च हो जाती है। मेरे पास ना शोहरत है ना दौलत, और सच्चाई ये है मैं सिर्फ एक बार निकाह कर सकता हूँ। अगर मैं एक का हो गया तो बाकी का दिल टूटेगा। मैं ना किसी को ठेस देना चाहता हूँ, न अपने रब के सामने गुनहगार बनना चाहता हूँ। एक सन्नाटा छा गया। सबने सर झुका लिया। इस बार उनके चेहरों पर कोई हंसी, कोई इशारा नहीं था। बस एक खामोश सवाल तैर रहा था, क्या मोहब्बत जीत गई या हर एक ने अपना हिस्सा खो दिया? उस रात नील बहुत देर तक जागता रहा। दिल में हलचल थी और आंखों में एक ही चेहरा, वो लड़की जो बाकी सबकी तरह सामने आकर कभी कुछ नहीं बोली, लेकिन हर बार उसे देखकर आंखें झुकाती रही, जिसके लहजे में तन्हा पर तमीज थी, जिसकी खामोशी भी दुआ की तरह लगती थी। जब बाकियों ने उसका हाथ थामने की कोशिश की, वो बस रब से दुआ करती रही, या अल्लाह, अगर ये मेरे नसीब का है तो इसे मेरी खामोशी से मेरी मोहब्बत का एहसास दे दे। नील ने अगली सुबह उसे बुलाया, धीरे से कहा, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। अगर तुम्हारा दिल भी वही कहता है तो चलो, आज ही हमारा निकाह हो और आज ही हम हिंदुस्तान लौट चलें। लड़की कुछ पल खामोश रही, फिर नम आंखों से बोली, निकाह तो मैं कर लूंगी, लेकिन मेरे माँ बाप ये कभी मंजूर नहीं करेंगे कि मैं तुम्हारे साथ इंडिया जाकर रहूं। नील ने उसका हाथ नरमी से थामा और कहा, मुझे तुम्हारा माल नहीं चाहिए, न तुम्हारे बाप का नाम। मैं चाहता हूँ तुम्हारा साथ, तुम्हारी मोहब्बत जो अल्लाह के लिए हो, दिखावे के लिए नहीं। अगर तुम मेरी मोहब्बत में अपने देश, अपनी रिहाइश, यहाँ तक कि अपनी पहचान तक को छोड़ने का हौसला रखती हो, तो मैं भी तुम्हारे लिए अपना रास्ता बदल सकता हूँ। मैं इस्लाम कबूल करूंगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम चाहती हो, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारे रब को गवाह बनाकर तुम्हें चाहता हूँ। नील और उसकी नव विवाहिता हमसफर एक पाक रिश्ते के साथ हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतरे। जैसे ही गांव की पगडंडी से गुजरे, नील ने सबसे पहला सजदा अपने माँ बाप के कदमों में किया। अम्मी, अब्बा, मैं वो नहीं जो गया था, अब मैं बदल चुका हूँ, अल्लाह की रहमत से और इस औरत के साथ से।
माँ ने उसे गले लगा लिया। वो ममता जो बरसों से इंतजार में थी आज सुकून बनकर आंखों से बह निकली। जब उन्होंने अपनी बहू को देखा तो दिल से दुआ निकली, तू रब की तरफ से हमारे घर की रहमत बनकर आई है, तू हमारे चिराग की रोशनी है। अब्बा ने सर पर हाथ रखा और कहा, जिस लड़की ने अपना मुल्क, अपना आराम, सब कुछ छोड़कर इस बेटे को चुना वो किसी दौलत से कम नहीं। गांव वालों को जब ये मालूम हुआ कि नील एक अरबी लड़की से निकाह कर लाया है जो इस्लाम कबूल कर चुकी है और पूरी दुनिया को छोड़कर एक हिंदुस्तानी देहात में रहने को तैयार है, तो पहले पहल सब हैरान रह गए। लेकिन वक्त के साथ जब उन्होंने उस लड़की का अखलाक देखा, उसकी हया, उसकी तालीम और उसका सुलूक, तो लोग उसे अब सिर्फ नील की बीवी नहीं बल्कि अदब से उस्तानी बीबी कहने लगे। उसने गांव की बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया, औरतों के लिए कुरान शरीफ की तफसीर की क्लास चलाई और मजहब से दूर होती बहुओं को फिर से दीन की रोशनी से जोड़ा। जहां पहले वो एक अजनबी थी, अब वहीं उसकी बातों में लोग हिदायत ढूंढते थे। उसकी मुस्कुराहट, उसकी चुप्पी और उसकी नमाजें, हर चीज में रब का नूर दिखने लगा। नील जब कभी फार्म हाउस की उस तन्हा रात को याद करता तो दिल से बस एक ही बात निकलती, रेत के समंदर में अल्लाह ने मुझे एक मोती अता किया जो मेरी मोहब्बत भी है, मेरा ईमान भी है। अब सवाल ये उठता है, जब इस पाक मोहब्बत की खबर उस लड़की के वालिद और वालिदा तक पहुंची तो क्या हुआ? क्या उन्होंने इसे एक बगावत समझा या एक मुकद्दर? क्या उन्होंने हिंदुस्तानी दामाद को कबूल किया या बेगैरत कहकर ठुकरा दिया? क्या सरहदें मोहब्बत पर भारी पड़ गईं या फिर मोहब्बत ने सरहदों को मिटा दिया? अगर आप इस कहानी का दूसरा हिस्सा देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। मैं तैयार हूँ इस पाक इश्क का अगला सफर सुनने के लिए। और अगर इस मोहब्बत ने आपके दिल को छुआ हो तो दिल से कहिए माशा अल्लाह, क्योंकि ये कहानी सिर्फ इश्क की नहीं थी, ये थी एक दुआ, एक कुर्बानी और एक रब की रहमत की कहानी। मिलते हैं जल्द इस पाक मोहब्बत की अगली कहानी के साथ इंशा अल्लाह।